हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, जिनको ऑडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप सभी के साथ प्रेजेंट करूँगा। साथ ही साथ आप अपने हेडफोन का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सुनकर अपनी तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए चलिए और स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो वीडियो को। तो पहला जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें मैंने टॉपिक लिया है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस, यानी कि प्रबंध का अवधारणा, प्रकृति, प्रक्रिया और महत्व। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन ही नहीं वरन व्यक्तियों का विकास भी है। यह कथन किसका है? ये कथन है लॉरेंस ए एप्ले का। सेकंड क्वेश्चन है औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। यह परिभाषा किसकी है? हेरोल्ड कुंटज की। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वित करना तथा नियंत्रित करना। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है हेनरी फ्योल की। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसे उचित या सस्ते ढंग से कर सकें। यह कथन किसका है? और यह कथन है F.W. टेलर का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लावेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध है कला विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंध शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया जाता है? तो मैं नहीं वाले ऑप्शन को तो नहीं लूँगा। जिन ऑप्शन में प्रबंध का प्रयोग किया जाता है वो बता देता हूँ। प्रबंध अध्ययन विषय के रूप में किया जाता है, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रबंध उत्पादन और प्रक्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रबंध का जनक कौन कहलाता है, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो है हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की सार्वभौमिकता अवधारणा है किसकी है? सार्वभौमिक यूनिवर्सलिटी अवधारणा किसकी है? कॉन्सेप्ट हेनरी फ्योल की। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है प्रबंध की विशेषता जो है प्रक्रिया की, वो है सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया एल्टन मेयो ने। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट जो लिखी गई है ओलिवर सेल्डन के अनुसार लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वो है हेनरी फ्योल। तो ये बुक्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक प्रबंध सिद्धांत असफल होता है क्योंकि प्रबंध के असफल होने का कारण क्या है? प्रबंध के असफल होने का कारण जो ऑप्शन में अगर आपको मिलता है लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि इलिटरेसी होने के कारण मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्य बताए हैं 5। आप इनको नोट करते रहिए, आप नोट करेंगे तो आराम से इनको आने वाले टाइम में भी याद कर सकते हैं, और आप इनको जो है अपना ऑडियो के रूप में हैंड फ्री का यूज़ करके भी इनका यूज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का केंद्र कहा जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ मैनेजमेंट? तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो है सेंटर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि संप्रेषण के बिना कोई भी मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है, प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाएगा भाई। अब मैं आपके सामने ऑप्शन भी बोल देता हूँ, विपणन, लेखांकन, उत्पादन या समन्वय। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, लेखांकन अकाउंटिंग, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और समन्वय वाला कोऑर्डिनेशन। तो आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट का जो यूज़ किया जाता है वो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन में ही किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? प्लानिंग तो है ही भाई साहब, कोऑर्डिनेशन भी है यानी कि समन्वय भी है, लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं है, लेखांकन एक अलग काम है। ठीक है, निर्देशन भी प्रबंध का ही कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य नहीं है? नियंत्रण, नियोजन, विपणन या संगठन करना। तो विपणन यानी मार्केटिंग जो है प्रबंध का कार्य नहीं है, मार्केटिंग एक अलग चीज़ हो गई। ठीक, प्रबंध का सहायक कार्य है स्टाफिंग, निर्देशन, संदेशवाहन या नियंत्रण।
तो संदेश वाहन इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। निर्देशन एक व्यापक शब्द है जिसमें सम्मिलित होता है संगठन, भारार्पण, नेतृत्व, संयोजकता। तो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। निम्नांकित में से निर्देशन की तकनीक, निर्देशन क्या होता है? डायरेक्शन, उसकी तकनीक नहीं है, यानी कि टेक्निक ऑफ डायरेक्शन नहीं है इनमें से। प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, और या इनमें से कोई नहीं तो भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, सुपरविजन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, नहीं इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। ठीक है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन प्रबंध का सार है, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन है, संगठन को सुदृढ़ बनाता है, कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा करता है और सभी कार्य करता है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? समन्वय के प्रकार में शामिल नहीं है। कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ शामिल नहीं की जाती है? कोऑर्डिनेशन लंबवत यानी कि वर्टिकल होता है, कोऑर्डिनेशन इक्वल भी होता है, कोऑर्डिनेशन डायगोनल भी होता है, और कोऑर्डिनेशन कभी भी स्क्वायर यानी कि वर्ग समन्वय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं प्रबंध के भूमिकाओं पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन, प्रबंध एक सरल विज्ञान है जो कठोर नियमों से रहित है। यह कथन किसका है? प्रबंध एक सरल विज्ञान है जो कठोर नियमों से रहित होता है। यह कथन है अर्नेस्ट डेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का जीवनदायक तत्व होता है। ये किसका मत है? ये पीटर एफ ड्रकर का मत है। मिंटरवर्ज के अनुसार प्रबंधकीय भूमिकाएं कितनी हैं? तो प्रबंध की यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की भूमिकाएं कितनी है? 3। इंग्लैंड के शिक्षा मंत्रालय प्रतिवेदन के अनुसार प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। इंग्लैंड के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रबंध के प्रतिवेदन के जो क्षेत्र हैं वो 9 हैं। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक होते हैं। यूनिवर्सल यानी कि सब जगह मान्य होते हैं। हेनरी फेयोल किस लिए विख्यात हैं? हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांत के लिए विख्यात हैं, और ये जो हैं क्या थे भाई? मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं हेनरी फेयोल। ठीक। इन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए थे। आने वाला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किस बुक में किया था? उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने अपने प्रतिपादन किया है सिद्धांतों का। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? तो मैंने अभी आपको बताया प्रबंध के हेनरी फेयोल द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से। प्रबंध का फ्रांसिस बेकन किसे कहा जाता है? तो प्रबंध का फ्रांसिस बेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हेनरी फेयोल को कहा जाता है। टेलर, एफडब्ल्यू टेलर जो थे, उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो कितने सिद्धांत हैं? तो हेनरी फेयोल के तो है 14 और टेलर के हैं भाई 6। ध्यान रखना आप। आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? आदेश की एकता का सिद्धांत होता है एक स्टाफ अधिकारी द्वारा निर्देश। आदेश यानी कि ऑर्डर करना, अब ऑर्डर करने की एकता का मतलब क्या होगा? जो एक ही अधिकारी द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा वो सब फॉलो करें उसको, यानी कैप्टन जैसे करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एफडब्ल्यू टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एफडब्ल्यू टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो वो है एफडब्ल्यू टेलर। तो आपको ध्यान रखना है, आधुनिक जो प्रबंध है उसके जन्मदाता तो कौन है? हेनरी फेयोल। और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है भाई? उनके जन्मदाता हैं एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उन्होंने किया है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था? एल्टन मेयो का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और एल्टन मेयो का क्या मतलब था? एल्टन मेयो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अभी मैंने आपको बताया था एल्टन मेयो का क्या था, बताइए। एल्टन मेयो जो है प्रबंध का मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण उन्होंने प्रतिपादित किया था। मानवीय यानी कि ह्यूमन जो है मानवीय संबंध, उनका प्रतिपादन किया था। आते हैं प्लानिंग के क्वेश्चंस पर कुछ। तो भविष्य में क्या करना है और उसे पहले से ही निर्धारित कर लेना क्या कहलाएगा? यानी कि फ्यूचर फोरकास्टिंग करने को क्या कहेंगे आप? प्लानिंग कहेंगे। योजना बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो हिंदी में थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको ये शब्द, लेकिन आपको इंग्लिश में भी मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ। व्यवसाय में नियोजन की अवधारणा का अर्थ क्या है? संगठन के उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों के साधनों का अग्रिम निर्णय करना। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। यह कथन किसका है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बना गया पिंजड़ा है, यह कथन एलन का है। एलन। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? नियोजन का उद्देश्य होता है प्रबंध में मितव्ययता, यानी कि कम से कम खर्च आए, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, कार्यों में निश्चितता ला सकें, ये सब हो सकते हैं। ठीक है।
तो क्योंकि प्लानिंग जो की जाएगी वो इसलिए तो की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक नियोजन का तत्व नहीं होता है? प्रविधि यानी कि मेथड, सूचना इन्फॉर्मेशन, नीति यानी कि पॉलिसी, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। तो भाई साहब प्रविधि मेथड का यूज़ तो किया जाएगा प्लानिंग में, पॉलिसी का भी किया जाएगा, प्रोग्राम का भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं किया जाएगा सूचना का। सूचना से इसका मतलब नहीं है कुछ भी। नीति निर्धारण किस कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? तो नीति निर्धारण जो है, प्लानिंग जो है बनाना, नियोजन के अंतर्गत में आता है। नियोजन प्रक्रिया का एक प्रमुख तत्व कौन सा है? संगठन संरचना का स्वरूप बनाना, यानी कि स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करना है, कैसे कैसे काम करेगी वो सब। नियोजन का आधार होता है पूर्वानुमान, यानी कि नियोजन जो प्लानिंग होती है वो फोरकास्टिंग पर की जाती है, पास्ट की चीज़ों को देखकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इनमें से एक बार प्रयोग होने वाली योजना कौन सी होगी? तो एक बार प्रयोग में होने वाली, जैसे यहाँ लिखा है बजट, नियम, रणनीति या कार्यविधि। बजट तो भाई एक बार प्रयोग नहीं हो सकता, बार बार करना पड़ता है, नियम को भी बार बार फॉलो करना पड़ता है, लेकिन रणनीति तो है एक बार ही बनती है, बार बार नहीं बन सकती। ठीक है। संगठन की कौन सी योजना किसी संगठन के दिन प्रतिदिन के संचालन से विशेष रूप से संबंधित है? तो संगठन की कौन सी योजना है? संचालनात्मक योजना, यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग। अब बात करते हैं हम निर्णयन की। निर्णय यानी कि डिसीजन की। तो एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयन के द्वारा ही करता है। यह परिभाषा किसकी है? पीटर एफ ड्रकर की। आप समझ जाइए, पीटर एफ ड्रकर हैं जो निर्णयन के बारे में बताया उन्होंने। निर्णयन क्या होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है? तो डिसीजन का मतलब होता है सबसे बेस्ट विकल्प को चुनना, सर्वोत्तम विकल्प को चुनना। निर्णय प्राय किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? नीति यानी कि पॉलिसी के रूप में, नियम के रूप में, आदेश के रूप में, या इनमें सभी। ये तो सभी हो गया। निर्णय जो हो सकता है आपका नीति के रूप में भी हो सकता है, नियम के रूप में भी हो सकता है, आदेश के रूप में भी हो सकता है। निर्णयन होता है यानी कि डिसीजन होता है प्रबंध के सभी कार्यों में, प्रबंधों की सफलता की माप, सर्वव्यापी या उपयुक्त सभी, तो सब कुछ हो जाएगा, इसमें सारे ही आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंग नहीं है? समस्या का विश्लेषण, उद्देश्यों तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण, समस्या की पहचान या वैकल्पिक समाधानों का विकास। तो आप समझिए डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं होगा इसमें। ये समस्या का विश्लेषण है, तो डिसीजन तो भाई समस्या के विश्लेषण के द्वारा ही होगा, तो ये तो है नहीं इसमें। उद्देश्य तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण, आप डिसीजन लेंगे तो ऑब्जेक्टिव और किसी सोर्स के आधार पर ही लेंगे। समस्या की पहचान भी डिसीजन मेकिंग के द्वारा ही होगी। वैकल्पिक समाधानों का विकास जो है यहाँ पर क्या होगा? आंसर है उद्देश्य तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण करना। कौन सा निर्णयन का सिद्धांत नहीं है? निर्णयन का सिद्धांत नहीं होता है नियोजन का सिद्धांत। भाई अलग सा लिखा है, अलग सिद्धांत है, तो नहीं होगा इसमें। अगला चलते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था पीटर एफ ड्रकर ने। उद्देश्य अनुसार प्रबंध संबंधित है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। और पीटर एफ ड्रकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ऑफ ड्रकर की है। ठीक, तो यानी कि पुस्तकें भी जो पिछले हेनरी फेयोल, डब्ल्यू टेलर और ये अब आ गए हैं कौन से आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन सी पुस्तक लिखी? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सभी आपको समझ जानी है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध वह प्रबंधकीय व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। यह कथन किसका है? हेंडरसन और सुओजानिन का। ठीक है। MBO क्या होता है? MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ठीक है। तो गाइस आपको मुझे लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आप इनको सुन करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सुन करके कि अगर एग्जाम में जाएंगे तो आप ये तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। उद्देश्य द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, ये किसका मत है? एलन का। एलन का मानना यह है कि उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध किया जाता है वो अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? संगठन से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या है? तो यहाँ पर देखिए संगठन को परिभाषित किया जाता है प्रक्रिया तथा व्यक्तियों का समूह दोनों के रूप में। संगठन शब्द अनेक प्रकार से प्रयोग होता है, निम्न में से एक को छोड़कर। सत्ता के रूप में, भाई सत्ता के हिसाब से संगठन नहीं चलता है। संगठन तो पब्लिक का होता है, प्रजा का होता है। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरू में आए थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। और आप इसकी तैयारी जो है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की जो आप तैयारी है वन लाइनर इन क्वेश्चंस के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं।
चलते हैं, आप टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो है प्रबंध का हृदय होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभिप्रेरणा प्रबंध का क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा प्रबंध की हार्ट है, हार्ट की तरह है, हार्ट का काम करती है, क्योंकि यहाँ फीलिंग का रोल होता है अभिप्रेरणा में। अभिप्रेरणा का प्रकार होता है, अभिप्रेरणा देखो पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है और नॉन फाइनेंशियल होती है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, वित्तीय, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरित हर प्रकार की होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो है मैकग्रेगर ने XY सिद्धांत दिया था। और जेड जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जेड सिद्धांत दिया था आउची ने। इनका पूरा नाम क्या है? विलियम जी आउची ने जेड सिद्धांत दिया। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पुरस्कार प्रतिपादन का सिद्धांत FW टेलर ने किया है। ठीक है। जो मौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल किया है, मौद्रिक यानी कि फाइनेंशियल रूप से किसी को अभिप्रेरित करना, तो फाइनेंशियल रूप से पुरस्कार और बोनस के रूप में आप पुरस्कार देंगे, पैसे का पुरस्कार भी हो सकता है और बोनस भी पैसे में ही दिया जाता है। ठीक है। अब आपकी जो मौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आ सकता है? आप किसी को अभिप्रेरित करना चाहते हैं बिना पैसे दिए, यानी कि बिना फाइनेंशियल के द्वारा, तो आप उसको उस जॉब की सिक्योरिटी कर सकते हैं, आप उसकी प्रोन्नति कर सकते हैं, पदोन्नति कर सकते हैं, पदोन्नति मतलब प्रमोशन कर सकते हैं उसका, और उसको काम की वैलिडेशन करके उसको जो है पीठ थपथपा सकते हैं। यानी ये सब अमौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम संगठन की। तो संगठन में नेता होता है उच्च प्रबंधक। नेतृत्व के प्रमुख स्वरूप होते हैं 3। ठीक है। तो नेतृत्व की XY विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? वो भी मैकग्रेगर ने किया। अभिप्रेरणा का भी XY सिद्धांत मैकग्रेगर ने किया था और नेतृत्व का भी XY सिद्धांत किसने किया है? मैकग्रेगर ने किया है। संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचना या विकास का हस्तांतरण है। किसका है कथन? डेल एस ब्रीच का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन तो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक है भाई साहब, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की कोई सूचना या भाव पहुंचाने की आवश्यक प्रक्रिया होती है। किसका कथन है? कीथ डेविस का। ठीक। तो आप अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और अंतिम पड़ाव में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और ये क्वेश्चन अब तक आपको जो है काफ़ी अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम में आने के इनके प्रबल चांसेस रहते हैं। इसलिए आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और ये अगर ऑडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।